जला लेते हैं क्योंकि फोन की फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हो जा रही है क्योंकि इतना अंधेरा जो हो गया है। गाइस अभी ये मेरी वन शॉट की वीडियो इतनी कंप्लीट हुई है, ये इतनी कंप्लीट हुई है। सो इस वीडियो को बाकी का कंप्लीट मैं करूँगी कल। सो गाइस अगर आप हर सब्जेक्ट में प्रोडक्टिव रहना चाहते हो तो एटलीस्ट मैथ्स को 2 आवर्स तो हमेशा पढ़ो, क्योंकि और सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो गाइस आज मैं मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, वो भी न्यू नोटबुक के अंदर। Hello everyone, welcome back to Lakshu की दुनिया and welcome back to my productive study vlog. Guys अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ and अभी दीदी मेरे लिए लंच ले आई है। सो खाने को ज़्यादा वेट ना कराते हैं, पहले लंच कर लेते हैं। गाइस मैंने अब खाना खा लिया है एंड मैंने रेस्ट भी कर लिया है, तो चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। एंड गाइस अगर आप अभी का टाइम पूछो तो अभी का टाइम हो रहा है 4:52। गाइस अभी मैं पढ़ने वाली हूँ मैथ्स। गाइस आज मैं मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, वो भी न्यू नोटबुक के अंदर, क्योंकि गाइस मेरी पहली वाली नोटबुक भर चुकी है। सो क्यों ना न्यू चैप्टर की शुरुआत न्यू नोटबुक से की जाए। तो ये रही मेरी न्यू नोटबुक। चलो इस पर नाम भी लिख लेते हैं। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि है 21 पेज नंबर पे। ओके हम 21 पे पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, एंड देन फिर से थोड़े ज़्यादा ही पीछे आ गए। ओके गाइस सो इस चैप्टर में 3.1 एक्सरसाइज है जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं, एंड उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं, एंड देन उसके बाद आगे की एक्सरसाइज। तो गाइस अभी मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें टोटल कितनी एक्सरसाइज है। वैसे तो पता है 3 एक्सरसाइज है, ये रही 3.3 एक्सरसाइज, एंड इसके अंदर 9 तो नहीं 12 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ओके एंड उसके बाद एक और एक्सरसाइज है। नो आई वाज रॉन्ग, 3 एक्सरसाइज नहीं है, एक और एक्सरसाइज है। भाई ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, मुझे तो देख के चक्कर आ रहे हैं। ओके गाइस शुरू करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि एक्सरसाइज तो बाद में करेंगे। फिर मैं ज़्यादा पीछे आ गई। Powers is understanding quadrilateral. Believe me, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से अगर आप कुछ लिमिटेड
वैसे भी मुझे पढ़ते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, पर मैं 1 आवर में ही इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो अभी मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले रही हूँ। मैंने 4:40 पे पढ़ना शुरू किया था एंड अभी टाइम हो रहा है 6:10। सो 5 to 6 ऑलमोस्ट 1 आवर मैंने पढ़ा है, 1 आवर से ज़्यादा। ठीक है, मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, मैं और पढ़ूँगी, ठीक है, बट मैं दिखा देती हूँ कि 1 आवर में मैंने कितना पढ़ा है। मैंने इस 1 आवर के अंदर इस न्यू चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है एंड मैंने इसका पहला टॉपिक जो कि है पॉलीगन वो पढ़ा है एंड मैंने टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ा है जो कि है कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड मैंने इसकी ट्रिक देखी है एंड मैंने 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। ओके गाइस, तो चलो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। अगर मैं वीडियो में आपको समझाऊंगी तो मेरी भी रिविजन हो जाएगी। ओके, सो सबसे पहले चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले कर्व के बारे में। सबसे पहले गाइस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपकी क्लास में ये चैप्टर पढ़ा दिया है, और अगर नहीं पढ़ाया है तो आप अब पढ़ लो। ओके, सो इसमें आपको सबसे पहले कर्व के बारे में पता चलेगा जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है इस पूरे चैप्टर का। गाइस, ये जो कर्व होता है ना, इसके 2 टाइप होते हैं, बेसिक 2 टाइप होते हैं। एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज कर्व। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कर्व होता क्या है। तो कर्व होता है कि हमने कोई भी शेप बनाई हो, या तो वो स्ट्रेट हो या तो वो ऐसे सर्कल काइंड ऑफ शेप की हो, कैसे भी हो, कुछ भी गुड़ू मुड़ू, ठीक है, समझ रहे हो, कुछ भी स्क्रिबल काइंड ऑफ। तो कर्व का मतलब होता है कि कोई ऐसा पैटर्न जो कि आप बिना हाथ को उठाए करो। सपोज ये जो मैंने बनाया ये पैटर्न, तो मैंने यहाँ से शुरू किया और वी करके यहाँ ख़त्म किया, तो मैंने बीच में एक बार भी अपनी फिंगर नहीं उठाई। इसमें भी मैंने एक बार भी अपनी फिंगर इसमें नहीं उठाई जब तक ये शेप कंप्लीट नहीं हुई। और इसमें भी मैंने यहाँ से शुरू किया एंड वी करके जब हो गया तभी मैंने फिंगर उठाई। ठीक है, समझिए। ओके, अब कर्व के भी 2 टाइप होते हैं। अब कर्व के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज कर्व। ओपन कर्व का सीधा साधा मतलब होता है कि आप ऐसे बनाओ पैटर्न एंड उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट। ओपन कर्व का मतलब ये है, और क्लोज्ड कर्व का बेसिकली मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट आर सेम। मतलब आपने जहाँ से स्टार्ट किया और फिर उसको वहीं पे एंड कर दिया, तो वो एक क्लोज्ड कर्व है। आप इसको कह सकते हो ओपन कर्व मतलब कोई भी ऐसी शेप जो कि जॉइंट नहीं हो रही है, और क्लोज कर्व में वो शेप बंद हो रही है, क्लोज हो जा रही है। अब ये तो कर्व का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब कर्व के मेनली 2 टाइप पढ़ते हैं। कर्व के मेनली 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल कर्व और एक होता है कॉम्प्लेक्स कर्व। अब जो सिंपल कर्व होता है ना, उसमें कोई भी इंटरसेक्ट नहीं होता। मतलब अब ये जो सिंपल कर्व होता है ना, ये बड़ा सीधा साधा सा इंसान होता है और इसको ना किसी के मामलों में या किसी के मैटर में ना इंटरसेक्ट करना नहीं पसंद। इंटरसेक्ट करना उसको नहीं पसंद, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करता, सिंपल कर्व। और यही अगर आप देखें कॉम्प्लेक्स कर्व, तो कॉम्प्लेक्स कर्व अगर आप एक एग्जाम्पल की तरह देखें तो कॉम्प्लेक्स कर्व जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नाम भी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, ना थोड़ा अटपटा सा नाम है ना। तो कॉम्प्लेक्स कर्व को क्या होता है ना, लोगों के मैटर्स में इंटरसेक्ट करने में मज़ा आता है। तो कॉम्प्लेक्स कर्व इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है और ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल कर्व जो कि इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब कहीं भी ऐसे क्रॉस में नहीं मिल रहा, मतलब कहीं भी उस शेप की 2 लाइन आपस में मिल नहीं रही हैं, पैरेलल है, पैरेलल नहीं भी मतलब बस इंटरसेक्ट नहीं हो रही। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, और इसमें भी जो ये शेप बनाई है इसमें ये और ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रही है। और यही अगर आप सिंपल कर्व का एग्जाम्पल देखें तो इसमें कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, सब खुला खुला चल रहा है, किसी को किसी में इंटरसेक्ट, किसी को ना किसी के भी मैटर में इंटरसेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंटरसेक्ट का बेसिकली मतलब होता है क्रॉस करना। तो इस पेज का बेसिक ओवरव्यू है कि कर्व के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ओपन कर्व, एक होता है क्लोज कर्व। और मेनली कर्व के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल कर्व और एक होता है कॉम्प्लेक्स कर्व। सिंपल कर्व को इंटरसेक्ट करना नहीं पसंद, मतलब नो इंटरसेक्ट, और कॉम्प्लेक्स कर्व का मतलब होता है विद इंटरसेक्ट, कि उसको इंटरसेक्ट करना अच्छा लगता है। एग्जाम्पल इसके ये रहे, इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस करना। चलो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का जो कि है पॉलीगन। अब पॉलीगन नाम आपने 6th 7th 8th मतलब 6th और 7th में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको ये डिटेल में समझाने वाली हूँ। ओके गाइस, सो पॉलीगन का बेसिकली मतलब होता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट
only straight segments is called a polygon. मतलब अभी आपने पढ़ा कि सिंपल कर्व क्या होता है. सिंपल कर्व होता है नो इंटरसेक्ट, और दूसरा क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड आपने देखा यहाँ पर कि क्लोज्ड कर्व मतलब, और तीसरा ओनली लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स मतलब उसमें कुछ भी कर्व नहीं होना चाहिए. कर्व का मतलब है, कर्व का मतलब नहीं, मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे, वो स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए. ओके सो पॉलीगन का बेसिकली मतलब है कि जो भी पॉलीगन होगा, हाँ, तो जो भी पॉलीगन होगा उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. पहला कि वो सिंपल कर्व होना चाहिए विद नो इंटरसेक्ट, और दूसरा क्या था, हाँ, दूसरा कि वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए. मतलब वो जो भी शेप हो वो क्लोज होनी चाहिए, ऐसी खुली हुई नहीं होनी चाहिए बीच में से. उसके बाद जो तीसरी आखिरी थिंग है, वो तीसरी चीज़ है कि वो लाइन सेगमेंट्स में बना होना चाहिए. लाइन सेगमेंट्स मतलब जैसे ये लाइन सेगमेंट्स में बना है ये वाला, लेकिन ये तो इंटरसेक्ट हो रहा है इसलिए ये पॉलीगन नहीं है, और ये सिंपल कर्व भी नहीं है. अब पॉलीगन 3 चीज़ों से बनता है, वही मैंने आपको बताया कि सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व और लाइन सेगमेंट से बनता है पॉलीगन. इसके एग्जांपल्स हैं ये तीनों. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो शेप है, माना मैंने स्केल से नहीं बनाई है, थोड़ी अच्छी नहीं बनी, बट ठीक है, शेप देखो. तो ये सिंपल है क्या? सिंपल का मतलब होता है कि कोई भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है. क्या इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है. और क्या ये क्लोज्ड कर्व है? हाँ भाई क्लोज्ड कर्व है, कहीं खुला तो नहीं हुआ है, कहीं से बंद है चारों तरह से, मतलब सारी साइड से. उसके बाद क्या ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है? जो कि सच बात है, ये लाइन सेगमेंट से ही तो बना है, ये कर्व थोड़ी ना हुआ है. कर्व मतलब ये ऐसा, राइट. उसके बाद ये वाला भी पॉलीगन है क्योंकि ये सिंपल है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्ट नहीं हो रहा. ये क्लोज्ड कर्व है क्योंकि ये क्लोज्ड है हर जगह से, और ये लाइन सेगमेंट से ही बना है. इसका भी सेम. और अगर आप कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स का एग्जांपल देखोगे तो आपको देख सकते हैं. क्या ये शेप लाइन सेगमेंट से बनी है? हाँ भाई बनी है. क्या ये क्लोज्ड कर्व है? नहीं भाई क्लोज्ड तो नहीं है, ये क्लोज्ड तो नहीं है बिल्कुल भी. और क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं, सिंपल भी नहीं है. ये तो सिंपल का मतलब जिसमें इंटरसेक्ट ना हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर तो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये नहीं है पॉलीगन. और ये जो आपने स्टार, यहाँ जो मैंने एक बड़ा सा स्टार बनाया हुआ है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ये सिंपल नहीं है. एंड ये क्लोज्ड तो है, लेकिन ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए उसमें. और अगर कोई एक भी चीज़ नहीं होती है तो आप एकदम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक पॉलीगन नहीं है. उसके बाद ये वाली शेप भी क्लोज तो है नहीं, तो ये भी पॉलीगन नहीं है. और ना ही ये सिंपल है क्योंकि इंटरसेक्ट हो रहा है, बट हाँ ये स्ट्रेट सेगमेंट से बना है. बट ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए पॉलीगन के अंदर, तभी वो जो शेप है वो एक पॉलीगन कहलाता है, या कोई भी कर्व कहलाता है पॉलीगन. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन. जैसे हमने कर्व के टाइप्स पढ़े थे, वैसे ही हम पॉलीगन के भी टाइप्स पढ़ेंगे. अब पॉलीगन के होते हैं 2 टाइप्स. एक होता है कॉनकेव पॉलीगन और एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन. अब जो कॉनकेव पॉलीगन होता है ना, उसमें अब आपने एंगल तो पढ़े होंगे कि अच्छा ऐसे शेप होती है, उसके ऐसे एंगल होते हैं. तो कॉनकेव पॉलीगन, अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल इज मोर दैन, ये मैंने दैट लिख दिया, ये दैन है, ठीक है, जल्दबाजी में लिख दिया. अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल इज मोर दैन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन. इस लाइन का मतलब है कि कोई भी कर्व, कोई भी मतलब जो कॉनकेव पॉलीगन होता है ना, उसका जो एंगल होता है वो मोर देन 180% होता है. जो कॉनकेव पॉलीगन होता है उसका एटलीस्ट वन एंगल, सिर्फ 1 एंगल, एटलीस्ट 1 एंगल मोर देन 80 डिग्री से होता है. अब आप लोग सोचोगे कि मोर देन 80 डिग्री मुझे कैसे पता चलेगा, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एंगल होगा इसका ये मोर देन 180 डिग्री ही होगा. सो गाइस, जब कोई स्ट्रेट लाइन खींची जाती है ना, तो उस स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री. और अगर आप इस शेप को ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे स्पेस बचा है ना थोड़ा सा, इट मीन्स कि ये मोर देन 180 एंगल है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने पेंसिल से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींची है एंड उस पर एंगल बनाया है. अब ये सॉरी, यहाँ लाइन खींच के गलती से. अब ये जो यहाँ पे ऐसे लाइन है, ये मैंने इसका एंगल किया है. अब हाँ, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ये वाला समझा रही थी. सो लाइन का जब एंगल निकलता है तो वो 180 डिग्री होता है, बट यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस बचा है, तो इससे हमें पता चला कि ये मोर देन 180 डिग्री है. उसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगन में लेस देन 180 डिग्री होता है, और उसमें सारे इंटीरियर एंगल्स को लेस देन 180 होना चाहिए. तो इसमें सारे लेस देन 180. ओके, उसके बाद इसकी ट्रिक है कि कॉनकेव जो है उसमें 7 लेटर्स होते हैं. जो कॉनकेव होता है ना उसमें 7 लेटर्स होते हैं, और जो कॉन्वेक्स वर्ड होता है उसमें 6 लेटर्स होते हैं. तो जो कॉनकेव वर्ड होता है उसमें ज़्यादा लेटर्स होते हैं कॉन्वेक्स वर्ड से. तो इसलिए हम कॉनकेव मतलब एंगल्स मोर देन 180 डिग्री एंड
convex angles less than 180 degree. सो कॉन्केव में 7 लेटर्स और इसमें 6 लेटर्स. तो ये जस्ट एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है. तो इसमें ज़्यादा लेटर्स मतलब मोर देन 180 डिग्री और इसमें कम लेटर्स मतलब लेस दैन 180 डिग्री. सो ये जस्ट लर्न करने के लिए है, ठीक है. एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखना है, ये जस्ट लर्न करने के लिए, जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो. एग्ज़ाम में हमें इसकी डेफिनेशन ये लिखनी है, जो कि है कॉन्केव पॉलीगन, अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट one interior angle is more than 180 degree is called a concave polygon. और convex polygon में a polygon in which each of the interior angle are less than 180 degree is called a convex polygon. So guys, अब का टाइम अगर आप देखें तो अभी का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 o'clock, बस 2 मिनट बचे हैं. एंड आई एम सुपर डुपर टायर्ड. ओके, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ एंड अभी बस मेरी मैथ्स ही हुई है. मुझे और सब्जेक्ट की भी होमवर्क करनी है, जल्दी करना पड़ेगा. लेकिन चलो गाइस, उससे पहले ये फैलारा साफ़ कर लेते हैं एंड उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट का हॉलीडे होमवर्क करेंगे. सो गाइस, अगर आप हर सब्जेक्ट में प्रोडक्टिव रहना चाहते हो तो एटलीस्ट मैथ्स को 2 आवर्स तो हमेशा पढ़ो, क्योंकि और सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो उनके जनरली जो होमवर्क होते हैं वो हाफ एन आवर 1 आवर में हो जाते हैं. लेकिन जो मैथ्स होती है, अगर आप उसे 2 घंटे या 3 घंटे नहीं दोगे तो मैथ्स डिफ़िकल्ट लगेगी. सो गाइस, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने बहुत महीनों पहले रियलाइज़ करी थी, पर मैं इस पर वर्क नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतना सारा होमवर्क मिलता था, तो मैं मैथ्स पे वर्क नहीं कर पाती थी. बट नाउ आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि अब मैं मैथ्स को रोज़ 2 आवर्स दूँगी, मतलब रोज़ 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगी एटलीस्ट. चाहे मेरा कितना भी काम हो, कितनी भी एक्सरसाइज हो, आई डोंट मैटर, बस पढ़ना है 2 घंटे और मन लगा के पढ़ना है. जो भी टॉपिक्स पढ़ूंगी, स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा. अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मतलब कि कोई छोटा सा टॉपिक है पर मुझे उसे पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे हैबिचुअल होगी मैथ्स को रोज़ पढ़ने के लिए, तो उसमें फिर मेरी हैबिट बन जाएगी जल्दी करने की. तो गाइस, अभी 2 घंटे में मैं कुछ नहीं कर पाई, बट हाँ, मैंने कल से ज़्यादा तो प्रोग्रेस किया है. इस चीज़ पे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. लो गाइस, अब लाइट जला लेते हैं क्योंकि फ़ोन की फ्लैश लाइट अपने आप ऑन हो जा रही है क्योंकि इतना अंधेरा जो हो गया है. गाइस, अभी ये मेरी 1 शॉट की वीडियो इतनी कंप्लीट हुई है, सो इस वीडियो को बाकी का कंप्लीट मैं करूँगी कल. सो अभी के लिए लैपटॉप को शट डाउन करके रख देते हैं. सो या गाइस, अब अपने टू डू लिस्ट प्लानर में देख लेते हैं कि अब हमें कौन कौन से काम और करने हैं. सबसे पहले है स्टार्ट क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर इन मैथ, जो कि मेरा हो चुका है. इस पे भी मैं टिक लगाऊंगी. मैंने पेन अंदर रख दिया था पाउच के. ओके, देन डू 5 पेजेस ऑफ जीके एंड लर्न. ये तो मैं आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि और भी बहुत सारे काम है, बट अगर टाइम मिला तो ये भी करूँगी. फिर वॉच द वीडियो ऑफ हिस्ट्री चैप्टर, ये मैं करूँगी लंच करते करते. फिर है रीड द चैप्टर, मैं रात को करूँगी. उसके बाद है प्रिपेयर फॉर द टेस्ट ऑफ पेज 1 to 10 इन जीके. सो ये मेरा टेस्ट अगले वीक है. सो आज के लिए मेरे पास बहुत सारा काम है, इसलिए मैं इसको बाद में करूँगी, कल परसों में. देन हिंदी का आज का होमवर्क है डू संवाद लेखन. सो हिंदी में संवाद लेखन हमें दिया गया है, सो संवाद लेखन मैं अभी करने वाली हूँ. उसके बाद है ब्रिंग बसंत, जो कि कल मुझे बसंत हिंदी के लेके जानी है. फिर है डू मैथ्स टिल एक्सरसाइज 3.3. ये आज नहीं हो पाया मेरा, तो मैं कल परसों तक करूँगी. एंड देन संस्कृत का कंप्लीट योर नोटबुक, कंप्यूटर का कंप्लीट योर नोटबुक. तो चलो अभी सबसे पहले हिंदी का संवाद करते हैं, संस्कृत के कारक करते हैं और कंप्यूटर के बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स एंड कोड करते हैं. सो गाइस, एक्चुअली मेरा हिंदी में भी कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं क्योंकि हमारी जो हिंदी की मैम है ना, वो इतनी जल्दी डिक्टेट करवा देती है ना, कि इतनी जल्दी डिक्टेट भी करवा देती है एंड हमारा लिखना रह जाता है. सो उसके लिए फिर मुझे पेजेस छोड़ने पड़ते हैं. देन ये समास है, यहाँ पे क्रिया है. मतलब ये समझ लो कि एक दिन में एक टॉपिक डन, चाहे वो टॉपिक कितना ही बड़ा क्यों ना हो.
एक्चुअली एक दिन में 2 टॉपिक डन, सीरियसली। अगर कोई क्रिया टॉपिक स्टार्ट कराया तो एटलीस्ट उस टॉपिक में 3 दिन तो लगने चाहिए कि डिटेल में समझाया जाए, भी धीरे धीरे समझाया जाए। लेकिन हमारी हिंदी की मैम सीरियसली एक दिन के अंदर 2 ग्रामर के टॉपिक करवा देती हैं, वो भी बड़े बड़े, ठीक है। और बस बोलती रहती हैं कि लिखो लिखो लिखो। अब भाई इतनी देर में नहीं लिख पाते इतना सारा, तो उसके लिए फिर हमें पेजेस छोड़ने पड़ते हैं। तो अभी मैम ने होमवर्क दिया था संवाद लेखन का, जो कि है हिंदी परीक्षा पत्र देखकर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए, 120 वर्ड्स। सो फाइनली मैंने संवाद लिख लिया है। सो मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना देती हूँ। सो ये संवाद है 2 फ्रेंड्स के बीच में, जो कि एक का नाम है सुरभि, एक का नाम है रीमा। सो सुरभि आके कहती है, अरे रीमा, देखा तुमने आज का हिंदी प्रश्न पत्र? रीमा, हाँ देखा सुरभि, मुझे तो शुरू में ही डर लग रहा था, पर जब पेपर देखा तो राहत मिली। सुरभि, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, पत्र और अनुच्छेद आसान था, पर रीमा, आसान तो थे पर क्या? सुरभि, वो मैं हिंदी भाषा थोड़ी धीरे लिखती हूँ ना, इसलिए थोड़ा पेपर रह गया था। रीमा, हाँ मेरा भी। सुरभि, चल कोई बात नहीं, अब अगले पेपर की तैयारी करते हैं। रीमा, हाँ सुरभि, अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते हैं। सुरभि, हाँ तो सही कह रही है, अब मुझे अगले पेपर की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। रीमा, हाँ मैं भी चलती हूँ। सो गाइस, हमारी मैम ने बताया था कि संवाद लेखन में हेलो बाय बाय नहीं लिखते, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में अरे रीमा का यूज़ किया है वर्ड, एंड लास्ट में हाँ मैं भी चलती हूँ यूज़ किया है, ठीक है। सो आप बताना कमेंट करके कि आपको ये संवाद कैसा लगा। गाइस अभी का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:30। सो चलो अब हम दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क करते हैं। चलो फिर कंप्यूटर करते हैं। सो बेसिकली ये काम है, एक वाक्य अनुवाद है, एक कारक है, जो कि आगे भी उसकी एक लाइन है। ये इसमें आपको बहुत सारी आँखों की ड्राइंग दिखेगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सीख रही हूँ आँखों की ड्राइंग बनाना। उस दिन मैं फेयर नोटबुक लेके जाना भूल गई थी, इसलिए अब मुझे ये फेयर में करना है, रफ टू फेयर। एंड ये मेरा बहुत दिनों पहले का काम है, बट मैं कर नहीं पाई थी, तो मैं आज करने वाली हूँ। हाँ, इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है? सो गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, ठीक है, इतनी पढ़ाई करके। बट ये लास्ट काम बचा है आज का। उसके बाद बस मुझे हिस्ट्री की वीडियो देखनी है, चैप्टर की, एंड इंग्लिश की वीडियो देखनी है। लिखने का ये लास्ट काम है। चलो इसे भी कंप्लीट कर ही लेते हैं।
इतना ज़्यादा टायरिंग एंड इतना ज़्यादा हेक्टिक था, मतलब सीरियसली मेरे हाथों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, मतलब बस चटका लूँ इनको एक बार, ऐसा लग रहा है। अगर घर पे टाइम मिला तो घर पे भी करूँगी। मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये शेडिंग कैसी लगी एंड मेरे पीछे की भी ड्राइंग सारी कैसी लगी, बताओ कमेंट सेक्शन में। तो गाइज मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, सो मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।